त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पे 21 सितंबर को भाई 21 सितंबर को आपका पेपर है राजनीति का। उसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो इस वीडियो में बताया जाएगा, आपके पेपर में 90% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। देखिए, ये बहुत सिलेक्टेबल क्वेश्चन है जो कि पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पेपर अलग अलग आ रहा है। इसलिए आप फेक पेपर के चक्कर में मत रहिए कि पेपर कहीं मिलेगा। इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए। मैं सुबह से एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। इसमें कुछ ही मैंने यहाँ पे दिए हैं, सैंपल दिखाया है आपको कि किस तरीके के, है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना भाई, है ना। ये रहेगा आपका 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान है तो लिखित है, निर्मित है, अलिखित है। तो भाई लिखित एवं निर्मित दोनों हैं, बिल्कुल से याद रखना। भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित दोनों हैं। आंसर याद रखेंगे, आंसर रहेगा आपका। और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल से हाईलाइट कर लीजिए इसे, ये बिल्कुल रट लीजिए, है ना। भारतीय संविधान क्या है, लिखित एवं निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे विशाल संविधान है ना। संविधान क्या है ये भी सीखना है ना। मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है हमारे भारत में वो 18 वर्ष है। आप मतदान कर सकते हैं, मतलब वोट डालने की उम्र, है ना, 18 वर्ष है। वोट डालने की उम्र जो है 18 वर्ष है, आप याद रखेंगे 18 वर्ष। ओके, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है समानता का अधिकार। बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे जो रह गए हैं ना ऑब्जेक्टिव, सुबह से एक वीडियो आ जाएगा, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अभी 2 3 4 अंकीय क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 अंकीय हैं, नीचे 4 अंकीय दिए गए हैं ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका भाई, देख सकते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद शामिल होते हैं। देखिए, उसी चैप्टर के क्वेश्चन है जो कि आना है, और वही क्वेश्चन है जो कि आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए और आएंगे, है ना। बिल्कुल से यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। सेकंड है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल, इसे लोकसभा का कार्यकाल यदि भंग ना किया जाए तो इसकी बैठक प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का होता है। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो 5 वर्ष आंसर याद रखेंगे, है ना। इसके बाद है, समानता का अर्थ समझाइए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समानता का अर्थ, है ना। समानता क्या है, समानता का अर्थ यहाँ पर बताएगा। समानता का अर्थ किसी भी समाज की उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें उस समाज में उपस्थित सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, है ना। तो ये रहेगा। इसके बाद देखिए, लोस्की के अनुसार समानता का अर्थ बताया गया है। ये जॉन लोस्की आपके में है ना, इनका पढ़ने को आपको मिला होगा, है ना। और इन लोस्की ने किस पुस्तक की रचना की है, इनका याद रखेंगे। मार्क्सवाद क्या है, ये तो पढ़ना ही है अपन को, है ना। मार्क्सवाद, लोस्की, जॉन लोस्की, इनको पढ़ना है पूरा, है ना। अवसरों की समानता क्या है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको हाईलाइट करके रख लो। ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना। बिल्कुल इसको हाईलाइट कर लो। अवसरों की समानता क्या है, देखिए, अवसर की समानता का अर्थ उन सभी अवरोधों को दूर करना है जो व्यक्तिगत आत्मविश्वास विकास में बाधा डालते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यवसाय प्रतिभावान व्यक्ति के लिए खुले होने चाहिए और तरक्कियां योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए, है ना। मतलब सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, है ना। हैसियत, परिवार संबंधों, सामाजिक पृष्ठभूमि व ऐसे ही अन्य कारकों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब परिवारवाद नहीं देखा जाना चाहिए, हैसियत नहीं, ना कि सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि क्या कहा गया है, व्यक्ति की योग्यता एवं तरक्कियों पर उसकी जो है प्रतिभावान व्यक्ति की उसकी पहचान की जानी चाहिए। यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है, कार्यपालिका किसे कहते हैं भाई। कार्यपालिका वाला चैप्टर जो है आपका, देखिए, कार्यपालिका से करना है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। विधायिका वाले चैप्टर से करना है, विधायिका किसे कहते हैं। बिल्कुल दोनों रट लो, दोनों को याद कर लो अच्छी तरीके से, है ना। इनके क्या कार्य होते हैं ये तो करेंगे ही हम। कार्यपालिका किसे कहते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, आपका आंसर दिया गया है, कार्यपालिका सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है। इतना ही नहीं, सरकार शब्द का आशय कार्यपालिका से होता है। कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है, उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करती है ना। ये यहाँ पे विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि गार्नर एक विशेषज्ञ ने कार्यपालिका का अर्थ बताते हुए स्पष्ट लिखा है। यहाँ पे उन्होंने बताया है ये कार्यपालिका के बारे में, है ना। तो आप एक को याद कर लीजिए, गार्नर के अनुसार लिख देंगे या फिर इस तरीके से लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कर लेना है, आर्थिक न्याय क्या है भाई, है ना। तो न्याय, आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से यहाँ पे आप लिख कर रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, अभी हमें सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना हमसे, क्योंकि आप भाई बताना होगा ना आपको कि हाँ आया था, तो फिर कहाँ चैनल ढूंढते फिरोगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लेना नीचे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। तो भाई
देखिए ये रहेगा, किसी भी समाज में पूर्ण रूप से आर्थिक न्याय व आर्थिक समानता का स्थापना जो है संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का अर्थ आर्थिक असमानता को समाप्त करना बल्कि कम है, मतलब उसको समाप्त नहीं करना है, उसको कम करना है। आर्थिक न्याय पूरी तरीके से तो किसी समाज में हो नहीं सकता, ऐसा यहाँ पे कहा गया। इसके बाद है संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। आंसर आपके सामने है, विधान बनाना, मंत्रणा देना। ये संसद के प्रमुख 2 कार्य हैं, दोनों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। इसके बाद अगला है आपका शिक्षा का अधिकार। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, बिल्कुल याद कर लो इसे। शिक्षा का अधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए तो शिक्षा का अधिकार शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। इसमें क्या कहा गया कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया है इसे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। तो मौलिक अधिकार देखिए, शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के आयु से कम बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क तरीके से जो है अनिवार्य है। और अगर 14 वर्ष से कम बच्चों के से कोई काम करवाता है तो बाल श्रम की श्रेणी में वो रखा जाएगा, है ना। ये वो इसे याद रखिएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो भाई आपको अपने मौलिक अधिकार सभी को पता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो ये आपका रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी याद रख सकते हैं। तो ये रहेंगे संविधान, ये मौलिक अधिकारों के नाम, है ना। तो इन्हें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे स्टार लगा के दे रहा हूँ, इसे बिल्कुल से याद कर लो। सभी को पता है वैसे तो, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लें, कोई गलती ना हो। इसके बाद है मानवाधिकार क्या है। भाई इतना ही बार रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे स्टार देता हूँ, 2 स्टार देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये आपको परीक्षा में मिल सकता है। देखिए आंसर यहाँ पर रहेगा, मानव अधिकार जाति, लिंग, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्य के लिए निहित अधिकार है। मानव अधिकार की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे किसी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या जातीयता की बात की जा रही है ना। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। वे नैतिक सिद्धांत हैं जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है ना। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मानवाधिकार स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्राय ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जिन्हें प्रायः न छीने जाने योग्य माना जाता है ना। इसी तरीके से आपको मानव अधिकार का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेना है, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, उदारवाद क्या है। देखिए वैसे तो इसका आंसर आप 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका डिटेल में आप पढ़ करके जाइए, आपके लिए काम आएगा, है ना। वो ऑप्शन में इसके आता है तो आसानी से छोटी भाषा में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, उदारवाद को उदाहरण से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आया तो यहाँ पे उदाहरण भी इसका दिया गया है ना, ये रहेगा। तो ये उदारवाद आपका दिया गया है ना। मार्क्स के अनुसार उदारवाद भी सीख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है ना। और नीति निर्देशक तत्व कहीं से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, ये भी ऑप्शन आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ से लिए गए हैं, आपको पता हो तो, और ज़रूर से वो याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए संविधान में इन तत्वों को यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने सुना होगा ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है समझाइए, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है ना। देखिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार या सार्वजनीन वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क यानी कि एक निश्चित आयु से अधिक आयु वालों को, अपने देश में वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को कहा जाता है, मताधिकार प्रदान करना है, यानी कि समानता को महत्व देना है, सामाजिक एकता में सहायक होना है, राष्ट्रीय एकता का साधक बनाना है ना। तो मताधिकार अपने भारत में किस आयु का व्यक्ति जो है मताधिकार कर सकता है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, तो उन्हें मत देने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए प्रकार लिखिए भाई। स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता की मानव समाज पर छाप है, इसका संबंध मानव समाज के सभी पक्षों से है। इसी आधार पर स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार या रूप हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है एक तरीके की, नागरिक स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, धार्मिक, नैतिक, है ना।
ये स्वतंत्रता के प्रकार दिए गए हैं, इन्हें याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। यही क्वेश्चन जो मैंने बता दिए ये कर लेना, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है भाई, है ना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टा पे सभी लोग हैं, तो आप हम एक दूसरे से जुड़े रहें, ये सही बात रहेगी, है ना। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन है स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों, उदाहरण द्वारा समझाइए, है ना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट इसका दिया गया है, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है न्यायोचित प्रतिबंध क्या है भाई, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके में कई बार रिपीट हुआ है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों, है ना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट रहेगा भाई, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है ना। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है याद रखेंगे, प्राकृतिक सिद्धांत क्या है ना। और प्राकृतिक स्वतंत्रता भी एक होती है ना। तो इसे दोनों को याद रखना है। प्राकृतिक सिद्धांत की यहाँ पे बात की जा रही है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का इस्तेमाल राज्य सरकारों के द्वारा स्वेच्छाधारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है ना। तो ये आपका आंसर दिया गया है, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया संविधान क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, 4 नंबर में आता है। संविधान क्या है, उसकी विशेषताओं को लिखिए, है ना। विशेषताओं को बिंदुओं के आधार पर समझाइए या फिर उनका वर्णन कीजिए। तो भाई संविधान देखिए, किसी देश को व्यवस्थित चलाने वाले नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है, जिसे हम संविधान कहते हैं, है ना। तो ये आपका संविधान की परिभाषा हो जाएगी। ये आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है 1 नंबर में, है ना, एक शब्द या वाक्य में उत्तर में। तो ये उसके रूप में याद रखेंगे। फिर इसकी विशेषताएं जो है ये तो आएंगी आपकी 4 नंबर में ही आएंगी, है ना। तो बिल्कुल से नहीं याद रखो भाई। लिखित एवं निर्मित संविधान, हमारे भारत का जो है लिखित एवं निर्मित संविधान है, ये हमने पहले ऑब्जेक्ट में ही कंप्लीट कर लिया था, है ना। और संविधान कब लागू हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, है ना। इसके बाद आपका विस्तृत तथा व्यापक, विश्व का सबसे विशाल संविधान है, लचीला और कठोर संविधान है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है क्या क्या हमारे संविधान में। इसमें 395 जो है अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। इसे 22 खंडों में विभाजित किया गया है। इस तरीके से आप पूरा वर्णन करते हुए आंसर लिख देंगे। आप 3 पॉइंट भी यहाँ पे याद कर लेते हैं, ना लिखते हैं, मतलब पॉइंट नहीं बनाइएगा फिर अगर, है ना, नहीं बन रहा है तो, इसलिए आपको कर लेना है। एक और पॉइंट आप बना सकते हैं 4 नंबर का, विशाल संविधान, है ना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसके बाद है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें संविधान की आवश्यकता निम्न प्रकार से है। देखिए, संविधान तालमेल बढ़ाता है, 3 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करती है। संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सरकार का सामर्थ्य प्रदान करता है। 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, 1 2 3 4, है ना, इन्हें याद कर लीजिए। एक इसके बाद क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखिए। भाई लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या हैं हमारे देश में। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, बहुमत का नियम, प्रतिनिधि चुनाव, बहुदलीय चुनाव। देखिए ये इसकी विशेषताएं दी गई हैं। देखिए कोई अगर पार्टी है, मतलब कोई भी अगर चाहता है कि वो अपनी खुद अपना दल बनाए तो वो बना सकता है ना। ये लोकतांत्रिक सरकार में एक ये होता है ना, नियम होता है कहें तो। इस तरीके से यहाँ पे ये सारा कुछ, इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। आपको 4 याद रखिए, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। 4 पॉइंट इसके याद रखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारी 4 नंबर के क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को। इस यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको आंसर याद कर लेना है। 4 अंक की क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आंसर मैं नहीं दे पाया किसी वजह से, लेकिन इसके निर्वाचन आयोग की परिभाषा है ना, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर केवल कार्य दिए गए हैं ना। निर्वाचन आयोग क्या है आपको सभी को पता होगा, निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी जो है कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, परिभाषा यहाँ पे आप याद कर लेंगे, है ना। इसकी कार्य जो है यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, देखिए ये रहेंगे आपके सामने, है ना। 5 कार्य दिए गए हैं। क्या कार्य होते हैं भाई, तो चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, मतदाता सूचियाँ तैयार करना, मतदाता सूचियों को भी चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाना, सरकार को परामर्श प्रदान करना, ये होता है चुनाव आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य। निर्वाचन आयोग क्या है इसको परिभाषित करके याद कर लेंगे। इसका तो विधायिका मैंने बताया था ना कि विधायिका क्या है, इसे याद करना है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों को करना है ना, कार्यपालिका और विधायिका दोनों को याद करना है, और इसके कार्यों को समझाइए। तो विधायिका के कार्य आपको दिए गए हैं, विधायिका की परिभाषा आप देख लेंगे, है ना। ये रहेगा आपका विधायिका के
कार्य, पहला यहाँ पे दिया गया है संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका का नियंत्रण। विधायिका है जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। इस तरीके से ये पॉइंट फर्स्ट है। सेकंड है विधायिका कानून बनाने का काम करता है, वित्त का नियंत्रण करता है, विमर्श शुरू करता है ना। इस तरीके से 5 पॉइंट आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारे होते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट। इन क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और राजनीति की तैयारी आपकी फुल हो चुकी है। आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।